Hello everyone. So basically in this particular video, we'll study about cancer. So we'll discuss about different types of cancers and basically जो आपके different type of genes होती हैं जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और किस किस टाइप के कैंसर्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. So basically if we talk about cancer, so basically when your cells are growing abnormally, or you can say that cells arise that no longer respond to नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म्स. ठीक है ना, क्योंकि हर एक सेल की जो ग्रोथ है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें या किसी भी एनिमल की बात करें तो वो कंट्रोल्ड है. कि इफ यू टॉक अबाउट लाइक नंबर ऑफ सेल्स इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में एक आरबीसी का एक नंबर है कि वो एक रेंज है कि इतना नंबर होना चाहिए, इतना नंबर डब्ल्यूबीसी का होना चाहिए. ठीक है, तो वो एक होम्योस्टेसिस है. ठीक है ना, कि देयर हैज टू बी रेगुलेशन. ठीक है, कि लीवर का साइज इतना होना चाहिए, किडनी का साइज, क्योंकि है तो सभी में सेल्स हैं, बट अगर जो बेसिकली जो ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो भी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ साइज और बेसिकली इन टर्म्स ऑफ नंबर, if those particular mechanisms they are not basically they are no longer responding to normal growth control mechanisms. ठीक है, तो वो सेल्स जो नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली दीज पर्टिकुलर सेल्स दे गिव राइज टू क्लोन ऑफ सेल्स, कि बड़े सारे सेल्स बन जाएंगे एंड वी कॉल दैम ट्यूमर. ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, अगर तो ट्यूमर बेसिकली एक स्पेसिफिक जगह पे ही हो रहा है, एक स्पेसिफिक साइट पे हो रहा है, तो उसे बोलते हैं बिनाइन. सो हम यहाँ पर टू टर्म्स यूज करते हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट. ठीक है, benign tumor and malignant. A tumor that is not capable of indefinite growth and does not invade the healthy surrounding tissue. ठीक है, ये मतलब अगर एक जगह पे ट्यूमर हो रहा है तो आसपास के टिश्यू को अफेक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, लेकिन अगर जो ट्यूमर है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है और वो बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट. ठीक है, कि वो मे बी जो सराउंडिंग टिश्यूज है उसमें भी इन्वेड कर गया है. ठीक है, क्योंकि जब भी हम कैंसर वर्ड का यूज कर रहे हैं तो मैलिग्नेंट ट्यूमर इज द टर्म स्पेसिफिकली यूज फॉर कैंसर. ठीक है, और एक और जो हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट इज मेटास्टेसिस. ठीक है, कि जो कैंसर के सेल्स हैं वो बेसिकली मतलब किसी और साइड पे चले जाएं. ठीक है, ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू, और वहां भी जाके वो प्रोलिफरेट करेंगे. ठीक है, जैसे मान लो किसी को कुछ किडनी के अंदर या लीवर में ट्यूमर हुआ है, बट अगर वो सेल्स लीवर से बेसिकली किसी और बॉडी पार्ट में चले जाएं, ठीक है, चाहे वो हार्ट में चले जाएं, लंग्स में चले जाएं, ब्रेन में चले जाएं. ठीक है, वैसे नॉर्मल सेल्स में ऐसा नहीं होता है. जैसे अभी हम ना एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ठीक है, मतलब मान लो आप एक्सपेरिमेंटली आप लीवर के सेल्स जो हैं, क्योंकि जो होमोजीनियस सेल्स हैं, जो एक जैसे सेल हैं, उसको आप किडनी के सेल में ले जाओ. ठीक है, वो नॉर्मली नहीं ग्रो करते. ठीक है, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सम अदर टाइप ऑफ सेल्स दे डू नॉट ग्रो. बट कैंसर सेल्स इस प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं कि वो दूसरी जगह जाके भी मतलब ग्रो कर रहे हैं. ठीक है ना, अब वही सोचो ना कि कोई लीवर का सेल ब्रेन में जाके ग्रो कर रहा है. नॉर्मल सेल्स ऐसा नहीं करते हैं, दे डू नॉट बिहेव लाइक दैट. अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैंसर सेल जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, मतलब ये है कि थोड़ी बहुत टर्म्स आती हैं, जैसे ऑन्कोजीन क्या होता है, एक बार अभी हम पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी एक डेफिनेशन है जो ऑन्कोजीन को बेस्ट डिफाइन कर रही है. तो कई बार ना वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज होती है वो. ठीक है, क्योंकि वो जैसे होता है ना, सारी ऑप्शंस लग रही हैं कि वो ऑन्कोजीन को डिफाइन कर रही हैं, बट उसने पूछ लिया कि आपको बताओ इनमें से बेस्ट जो डेफिनेशन है. ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, सबके डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, बट जो जो भी बेसिक से क्वेश्चंस आपको बताओ. ठीक है, तो प्राइमरी ट्यूमर जो एक साइड पे हुआ है दैट गिव राइज टू सेकेंडरी ट्यूमर एट अनदर साइड. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी नेट के जो भी पेपर हुए हैं तो रिसेंटली ये क्वेश्चन बस आया हुआ है कि उन्होंने एक तरफ लिखा है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स है और उनका ओरिजिन कैसा है. एक सिंपल सी टेबल आई हुई है, यू जस्ट नीड टू मैच दैम. ठीक है, सो बेसिकली जो कैंसर्स हैं उनको हमने इस बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है
व्हाट इज देयर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ठीक है। अगर हम बेसिकली ह्यूमंस की बात करें या मैमल्स की बात करें, सो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, वी हैव 3 germ layers, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। सो यहाँ पर उसने हमें क्या बताया कि सबसे जो कॉमन होते हैं वो होते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। बेसिकली ट्यूमर्स दैट अराइज फ्रॉम एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल टिश्यूज, ठीक है। जो भी बेसिकली जितने भी टिश्यूज एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं और जो एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं, बेसिकली उन कैंसर्स को हम कार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। चाहे सच एज स्किन और एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स हो गया एंड ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जितने भी कैंसर हैं ये आपके कार्सिनोमास होते हैं, ठीक है। जैसे कोलोन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर बता रहा है, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, तो जितने भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म वाले हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया तो चलो जो ब्लड कैंसर है, कि ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ गया, और लिम्फोमा बेसिकली क्या होता है, वो ट्यूमर मास, क्योंकि ल्यूकीमिया तो सिंगल सेल्स हैं, जैसे हमने कह दिया कि WBC का नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो वो तो सिंगल सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो लिम्फोमा होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, ट्यूमर्स मासिस की तरह, कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है सार्कोमा, इस टाइप का जो कैंसर होता है वो बहुत कम फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। जैसे इसने यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल लिया है, लेस देन और बेसिकली अराउंड 1% ऑफ द इंसिडेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो दीज आर ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है ना। हमारे अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, चाहे वो हमारा बोन है, फैट है, कार्टिलेज है, ये सब बेसिकली इनका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल, ठीक है। मतलब कार्सिनोमा की बात हम कर रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर की जनरली हम बात कर रहे हैं। ल्यूकीमिया, लिम्फोमा की बात करें तो इट इज, यू कैन से कि ल्यूकीमिया इज ए काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, एंड सार्कोमा जो मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब आप देखो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आएगा कि किस बेस पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स को क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि वो किस टाइप के सेल से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड सार्कोमा, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, और आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसका कैसा ओरिजिन है और किस टाइप के वो कैंसर होते हैं, ठीक है। नाउ बेसिकली ये हम जो बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल बन रहा है, ठीक है, तो व्हाट कुड बी द बेसिकली रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, कि ये जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कि मतलब जो कैंसर सेल ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी जो नॉर्मल सेल के पास थी, ठीक है। सो केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर कोजिंग होते हैं, चाहे वो हम टोबैको की बात करें, ठीक है ना, जैसे हम टोबैको वगैरह हो गया, या जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बेसिकली केमिकल्स होते हैं जिनकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कई बार कुछ चीज हम खा पी रहे हैं कि जैसे कई बार कुछ पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, या जैसे कॉमन हम बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम एजिनोमोटो बोलते हैं, और ये बहुत सारी जितनी भी आपकी चाइनीज डिशेस आती हैं उन सब में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसी रिपोर्ट स्टडीज हैं कि ये कैंसर कर सकता है, ठीक है। रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज होगी, ठीक है, या और भी एक्सरेज होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो चीज होनी है वो डीएनए लेवल पे चेंज होना है, ठीक है ना। अभी हम उन जीन्स की बात भी करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, देखो ना, कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि वो नॉर्मल सेल आपका कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो देर आर सो मेनी रीजंस, अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग रीजंस होते हैं, बट यहाँ पर वो जनरल बात कर रहा है कि किसी केमिकल से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है। अभी हम देखें कुछ वायरसेस, ठीक है, कुछ वायरसेस क्या करते हैं, बेसिकली दे इंटीग्रेट देयर जीनोम विद इन आवर जीनोम, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे बेसिकली वो जो पर्टिकुलर जीन है, मान लो वो जीन आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जैसे वैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एक जीन आपके अंदर है जो ट्यूमर को सप्रेस करती है, लेकिन अगर उस जीन के अंदर जाके कुछ डीएनए जाके लग गया, अब ट्यूमर सप्रेसर जीन काम ही नहीं कर रही, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है, देखो नॉर्मल पर्सन में भी अब नॉर्मल सेल्स बनते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि किसी के, मान लो कि किसी के अंदर भी अब नॉर्मल सेल बनता है, बट हमारा इम्यून सिस्टम है उन सेल्स को मारने के लिए, ठीक है। मेनली हमारे अंदर वैसे तो एनके सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, जिनका काम होता है उन सेल्स को किल करना। एनके सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, बट एनके सेल्स आर द इंपॉर्टेंट सेल्स। अब हो क्या रहा है,
अब जिस पर्सन को कैंसर हो रहा है मतलब उनके अंदर क्या हो रहा है, वो एनके सेल्स जो हैं मे बी वो उन कैंसर सेल्स को मार नहीं पा रहे। अगर स्टार्ट तो एक सेल से ही होना है ना, एक सेल से ही मतलब उसने मल्टीप्लाई हो गए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बनाने हैं, लैक्स ऑफ सेल्स बनाने हैं। अब वो सेल जो खराब है, अगर इम्यून सिस्टम उसको नहीं मार पाता तो फिर बेसिकली जो सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यही चीज होती है इसमें कि चलो ठीक है म्यूटेशंस हो गई, सब कुछ हो गया, बट वी नो दैट वी हैव रिपेयर सिस्टम्स, हमारे अंदर रिपेयर पाथवे होते हैं डीएनए को ठीक करने के। हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है ये सेल नॉर्मल है या नॉर्मल है, बट जब ये चीजें काम ही नहीं कर पा रही तो दैट विल लीड टू कैंसर। अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारी जीन्स, क्योंकि वही मेन है कि कौन कौन सी जीन्स हमने देखी है कि जिसके कारण हमने कैंसर को बेसिकली देखा है। वायरसेस हो गए आपके, ठीक है, और बेसिकली अब जैसे ये बता रहे हैं कि इन सम केसेस दिस प्रोसेस रेफर्ड टू एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए लेवल पे चेंज हो गया और सेल मैलिग्नेंट हो गया, क्योंकि सेल जो है वो अब बेसिकली जैसे वो नॉर्मली ग्रो कर रहा था वैसे ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि जैसे प्रॉपर्टीज बता रहे हैं क्या है कैंसर सेल्स की। नॉर्मल सेल को जितना ग्रोथ फैक्टर और सीरम चाहिए होता है, इनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जैसे नॉर्मल सेल को ग्रोथ फैक्टर चाहिए होते हैं, नॉर्मली क्या होता है हमारे हमारे अंदर, अभी हमने जैसे सिग्नलिंग में पढ़ते हैं, वी हैव ए रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग। एक सेल तभी डिवाइड करता है जब ग्रोथ फैक्टर आगे लगता है। ये तो देखो ना, इन सेल्स को तो क्या ना तो कोई ग्रोथ फैक्टर आगे लगना है, दे आर डिवाइडिंग विदाउट एनी लाइक, सारा मैकेनिज्म ही खत्म हो गया है कि सेल की जो कंट्रोल को ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म था बॉडी का वो काम ही नहीं कर रहा। ग्रोथ फैक्टर की इसको जरूरत ही नहीं है, सीरम नहीं चाहिए, नो लॉन्गर एनकोरेज डिपेंडेंट। ठीक है, एनिमल सेल्स को सरफेस चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। अगर आप यू कैन नॉट ग्रो एनिमल सेल्स इन टेस्ट ट्यूब्स और लाइक सिंपल दिस फ्लास्क, ऐसे नहीं होता, उनको यू नीड टू गिव देम सरफेस, दे विल ग्रो ऑन सरफेस। नाउ दे डू नॉट हैव एनी एनकोरेज डिपेंडेंट। एनकोरेज का मतलब होता है ना कहीं वो चिपके होंगे तभी ग्रो करेंगे, ये कोई सरफेस होता है। ये हम एनिमल सेल कल्चर में पढ़ते हैं, जैसे एक बॉटल आती है रॉक्स बॉटल, ठीक है ना, तो वो ऐसी सी बॉटल होती है, तो स्पेसिफिक ऐसी सी बोतल आती है, तो उसको हम ऐसे रखते हैं, तो उसमें मतलब जैसे ये सरफेस होता है या यहाँ पर आपके ऐसे एनिमल सेल्स हैं, तो उनको यू नीड टू गिव देम सरफेस, बट कैंसर सेल्स आर एनकोरेज डिपेंडेंट, मतलब दे आर नो लॉन्गर एनकोरेज डिपेंडेंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट दे ग्रो इन ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैशन। जैसे होता है ना, एक सेल्स हैं, डेंसिटी मतलब उन्होंने इतनी वॉल्यूम के अंदर इतने मास होना चाहिए सेल्स का, वो डेंसिटी डिपेंडेंट है कि चलो इतने ही सेल्स ग्रो करने चाहिए, बट दे आर ग्रोइंग इन ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैशन। ठीक है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखा रहे हैं। ठीक है, एक बार बेसिकली आई 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 वेंट टू एक्ट्रैक कि वहां पर ये कैंसर से रिलेटेड ही थे, एक वहां पे ना एक बेसिकली साइंटिस्ट थे वहाँ के, तो बेसिकली मतलब उन्होंने बताया चलो जो भी काम है, एक्चुअली वो क्या कह रहे थे कि ना ये जो आजकल की थेरेपीज हैं, जैसे जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट में देते हैं, वही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो कहते हैं ना जब हम कैंसर सेल को मारने की कोशिश करते हैं तो वो ना और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो मतलब उनका एग्जैक्ट तो मुझे इतना जितना भी याद है, जो मेरे को ध्यान आ रहा है, तो उन्होंने पूरा जो रिजल्ट उसका यही था कि जब हम कैंसर सेल को मारने जाते हैं ना, तो कहता है वो और ज्यादा एग्रेसिव होकर फैल एग्रेसिव होता है। ठीक है, तो वो कह रहा था कि मतलब कहते मतलब मेरी जो रिसर्च है, जो उनकी रिसर्च थी, कि हमें ना उनके साथ भी फ्रेंडशिप करनी है, कि उनको ऐसे नहीं मारना जैसे हम मारते हैं अभी। तो कहता वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो फिर बहुत सारे उन्होंने अलग अलग जो डॉक्टर्स वहाँ पे साइंटिस्ट आए हुए थे बड़े बड़े एक्ट्रैक में, तो वही था कि वैसे बहुत सारे कैंसर्स हैं, जैसे पहले उनका चलो क्योर तो हम वही है कि आपको पता है कि इतना स्टेज पे डिपेंड करता है, बट वो कहते हैं कि टाइम के साथ जैसे जैसे चीजें डेवलप हुई हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो थोड़े बेटर हुए हैं, कि जो चीज को हम पहले बिल्कुल ट्रीट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो क्यूरेबल तो चलो जो है, बट ट्रीटमेंट जो है वो टाइम के साथ बेटर हुआ है। तो उन्होंने वही चीज बताई कि हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी है कि हमें, अब वही है ना, अभी तो मान लो 10 सेल है, अब उन 10 सेल को मारने की जा रहे हो तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और ज्यादा फैलने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि करंट ट्रीटमेंट ही ऐसे हैं, अब कीमोथेरेपी है उसमें भी बड़ा ध्यान से देना पड़ता है क्योंकि हमारे सेल्स भी अफेक्ट होते हैं, रेडियोथेरेपी बड़े ध्यान से देनी पड़ती है। ठीक है, हाँ अगर तो वो बिनाइन है तो कहीं एक जगह पे है वो, तो फिर यू नो दैट कि वो तो सर्जरी से भी निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे केमिकल एजेंट्स की बात कर रहा है,
डीएनए अल्काइलेटिंग एजेंट, ये सब म्यूटाजेंस हैं, वी नो दैट कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, ये फिजिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटाजेनेसिस इन द इंडक्शन ऑफ कैंसर इज इलिस्ट्रेटेड बाय डिजीज सच एज ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर होता है इसमें बेसिकली एक रिपेयर एंजाइम, क्योंकि जो कि आपका यूवी स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस होता है उसमें बेसिकली क्या होती है, डिफेक्ट होता है। जैसे वही मैंने आपको बताया ना, हमारे अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं, बट वी हैव अ रिपेयर पाथवे जो उस डीएनए को ठीक कर देता है। लेकिन इस डिजीज, जिसको ये डिजीज होती है, ठीक है, मतलब दे आर मोर लाइक सेंसिटिव टू सनलाइट, मतलब इनको होता है ना कि सनलाइट से दूर ही रहना होता है, तो इनके अंदर इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो रिपेयर नहीं कर पाते, सो दैट लीड टू स्किन कैंसर। तो इसमें उस जीन में प्रॉब्लम है कि जिस, देखो क्या ना कि म्यूटेशन होगी, अब जिसके अंदर रिपेयर सिस्टम है उसने तो म्यूटेशन को ठीक कर दिया, तो उसके अंदर तो कोई कॉन्सिक्वेंस आया नहीं। अब एक में म्यूटेशन होगी लेकिन जिसने रिपेयर करना था वही नहीं है, तो दैट विल लीड टू कैंसर, ठीक है। तो और ये तीसरा बता रहा है, बहुत सारे ऐसे डीएनए और आरएनए वायरसेस हैं जो कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर बेस्ट क्रेडिट है SV40, सीमियन वायरस 40 एंड पोलियोमा। SV40 को तो हम ऐसे वेक्टर भी यूज करते हैं। देखो जो एनिमल सेल वेक्टर्स होते हैं ना, उसमें वही होता है, नॉर्मली तो ये कैंसर कर रहा है, बट वी नीड टू मॉडिफाई देम एज सच कि ये डीएनए को ट्रांसफर करें हमारे इंटरेस्ट के, ना कि कैंसर करें, ठीक है। ये हमने एनिमल सेल जो वेक्टर्स हैं वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इन बोथ केसेस द वायरल जीनोम्स which integrate randomly into the host chromosomal DNA, कि जनरली जो डीएनए है या जो भी इनका जीनोम है वो होस्ट सेल के में जाके लग गया, और वो डिपेंड करता है कहाँ पे जाके लगा है। अगर वो ऐसी किसी जीन में लग गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो अगर वहां पे जाके लग गया तो ट्यूमर सप्रेसर जीन तो खत्म, अब वो तो काम ही नहीं करेगी, तो दैट विल लीड टू कैंसर, ठीक है। या कहीं ऐसी जगह जाके लग गया, तो कोई एक स्पेसिफिक जीन था हमारे अंदर, उसकी एक्टिविटी को उसने बढ़ा दिया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि नॉर्मल भी जो हमारे अंदर जीन्स होती है ना, वही उन्हीं का ही प्रॉब्लम है मैक्सिमम कैंसर में, कि वो जीन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, या तो वो ओवर एक्सप्रेस कर रही है या कर ही नहीं पा रही, ठीक है, या कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे इसके अलावा जो रेट्रोवायरसेस हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द जो आरएनए वायरसेस होते हैं वो साइटोसोल में ग्रो करते हैं, तो वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपको पता है जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड दे कैन कन्वर्ट देयर आरएनए इनटू डीएनए, ठीक है। जैसे हम एचआईवी की बात करते हैं, और उसके बाद बेसिकली क्योंकि वो उसकी मशीनरी को यूज करके अपना क्या इंक्रीज करते हैं, नंबर, ठीक है। सो जैसे ये बता रहे हैं कुछ साइटोपैथिक रेट्रोवायरसेस हैं, और एंड द इन द ट्रांसफॉर्मिंग रेट्रोवायरसेस व्हिच इंड्यूस चेंजेस इन द होस्ट सेल, ठीक है, एंड दैट मे लीड टू मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब वही होता है ना हमारे अंदर, तो जब हम बात करते हैं एचआईवी की, वो भी क्या कर रहा है, वो तो बेसिकली टी हेल्पर सेल्स को मारता है, ठीक है, बट वही होता है ना, मे बी कुछ ऐसे वो रेट्रोवायरसेस होते हैं जो अपने जीनोम को इंटीग्रेट करते हैं और सेल को मैलिग्नेंटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। So in some cases, retroviruses induced transformation is related to presence of oncogenes. There are some genes, अभी इसमें ना हम दो पढ़ते हैं, ये एक तो होते हैं हमारे अंदर भी कुछ प्रोटो oncogenes होते हैं, ठीक है, बट वो इनएक्टिव होते हैं, अगर वो एक्टिव हो गए तो वो कैंसर कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सी oncogenes, कि वो सेलुलर है। और जो ऑन्कोजीन्स वायरस के थ्रू आते हैं तो उसको हम लिखते हैं वी, वो भी आगे आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर पहले से प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे ही बेसिकली मे बी ड्यू टू सम म्यूटेशन वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो गए तो दैट में लीड टू कैंसर। जैसे ये एक वायरस है राउ सार्कोमा वायरस, ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑन्कोजीन बनाता है VSRC which encodes a 60 किलो डाल्टन प्रोटीन काइनेज, ठीक है, और ये प्रोटीन्स में जो टायरोसिन होते हैं वहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, ठीक है। तो ये पहला एविडेंस है कि वायरस का कोई जीन जो कि कैंसर कर रहा है, राउ सार्कोमा वायरस RSV, ठीक है। तो इसमें काइनेज होता है, वो काइनेज प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन कराता है, जैसे हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं ना, तो सिग्नलिंग तो क्या होता है कि सिग्नल आएगा तब फॉस्फोराइलेशन होगी, बट अगर ये वायरस है, अगर मान लो ये अपने जीनोम को हमारे जीनोम में इंटीग्रेट कर दे,
क्योंकि अब क्या है, क्योंकि जितनी भी आपने सिग्नलिंग पढ़ी, जैसे आरटी हमने सिग्नलिंग पढ़ी थी, तो एट द एंड क्या होता था कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फॉस्फोरिलेशन हो रही है और जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो रही है। अब ये मान लो खुद जाके लग गया, अब ये जो काइनेज बना रहा है वो मान लो उसने किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फॉस्फोरिलेशन करा दी, उससे क्या होगा, वो तो अनकंट्रोल्ड चीज है ना। अभी सेल हमारे हमारे सिस्टम ने भी सिग्नल भेजा कि वो सेल ग्रो करे, बट ड्यू टू द basically this particular oncogene which is integrated and that will lead to basically malignant transformation, ठीक है। So अब हम बात करें कुछ ऑन्कोजीन्स की और कैंसर का इंडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सो ये एक साइंटिस्ट हॉवर्ड टैमिंग जिन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे डिस्कवर करे थे, तो उन्होंने ये चीज बताई कि इट इज नॉट दैट कि जो ऑन्कोजीन्स होते हैं दे आर he suggested that oncogenes might not be unique to transforming biases but might also be found in normal cells, ठीक है ना। और बेसिकली जो नॉर्मल सेल्स में होते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, उन्हें हम क्या बोलते हैं आपके प्रोटो ऑन्कोजीन्स और सेलुलर ऑन्कोजीन्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वायरल काउंटर पार्ट्स। इस सेल के अंदर भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं बट वो इनएक्टिव होते हैं। बट इफ बेसिकली जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक सेल है, ठीक है। अभी ये सब एग्जांपल्स हम लेंगे। जैसे आपके सेल के ऊपर ना क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है ना। हमारा एक सेल है, हमारे सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर को क्या करते हैं, बेसिकली वो एक तरह से ग्रोथ फैक्टर को एक्सेप्ट करते हैं या उनके ऊपर आगे बाइंड करता है और ग्रो करता है। तो जैसे मान लो मैंने कह दिया नॉर्मल सेल के ऊपर 1000 ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर हैं, ठीक है। लेकिन वही अब नॉर्मल सेल में मान लो 10,000 हो गए। अब देखो जीन वही है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे उसके नंबर में चेंज हुआ है। अब देखो वैसे तो ये नॉर्मल जीन है क्योंकि ये तो नॉर्मली तो जितने रिसेप्टर सेल पे चाहिए उतने बना रही थी, लेकिन ड्यू टू सम, चाहे वो जो भी है, चाहे किस कारण, किसी भी कारण इस इन रिसेप्टर्स की जो फॉर्मेशन ज्यादा हुई या ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हुई, ट्रांसलेशन ज्यादा हुई, तो बहुत सारे कैंसर्स में तो यही होता है कि जो चीज हमारे अंदर नॉर्मली एक रिसेप्टर बना रही थी बट उसका नंबर ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, सेल्स ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। या ग्रोथ फैक्टर मान लो कोई ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि उनके ना आपको नाम याद रखने होते हैं, ये सब ऑन्कोजीन्स हैं और बेसिकली इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। वो चाहे ग्रोथ फैक्टर्स हो, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हो, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के नाम है, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, फिर चाहे हम यहाँ थ्योरी से भी पढ़ लेंगे इसे। जैसे अब ये एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है कि जो कैंसर से एसोसिएटेड जीन्स है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, ग्रोथ फैक्टर, मतलब ये नेचर ऑफ जीन्स भी बता रखे हैं। कुछ जीन्स वो जो सेलुलर प्रोलिफरेशन कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सिस है, ये ग्रोथ फैक्टर बनाता है जिसका क्या नाम है, ए फॉर्म ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, लेकिन ऑब्वियसली ये ज्यादा बनेगा तो सेल्स की ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। फिर कुछ होते हैं ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स, जैसे एक का नाम है FMS, ERB-B, न्यू एंड ERB-A, ठीक है। चलो इतना अगर इसके उसमें नहीं जाना कि क्या उसका नेचर होता है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मतलब ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स के नाम है, FMS, ERB-A एंड B एंड NEU, ठीक है। ये जैसे ये एक प्रोटीन रिलेटेड टू एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। फिर एक उसने बताया कि सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स। अब देखो सेल के पास सिग्नल जाता है तभी वो बेसिकली क्या करता है, आपका आगे ग्रो करता है। अब मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए कि बिना बेसिकली रिसेप्टर के साथ जो लिगेंड लगा ही नहीं, जैसे मान लो क्या, अब देखो ना यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हो चीजों का। जैसे ये सेल है, सेल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर से आगे क्या हो रहा है, सिग्नलिंग जा रही है, ठीक है। अब मान लो एक तो वो चीज क्या कर रहा है, ग्रोथ फैक्टर लगता है तभी रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, सिग्नलिंग जाती है। अब मान लो ग्रोथ फैक्टर ज्यादा बन रहा है तो सेल्स ज्यादा ग्रो करेंगे, वो एबनॉर्मल चीज है। दूसरा, जो रिसेप्टर्स का नंबर है सेल के ऊपर, अगर वो एबनॉर्मल है तब भी सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करेंगे। तीसरा, मान लो रिसेप्टर है ही नहीं और लिगेंड भी नहीं है फिर भी सेल ग्रो कर रहा है तो सिग्नलिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली सिग्नलिंग सेल के अंदर तभी जानी चाहिए थी
जब ग्रोथ फैक्टर लिगेंड के ऊपर आगे लगता, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रोथ फैक्टर जो है वो आपका रिसेप्टर के ऊपर आके लगता है, या लिगेंड जो है वो रिसेप्टर के ऊपर आके लगता है। ठीक है, अब मान लो रिसेप्टर या तो दोनों ही नहीं है तब भी सिग्नलिंग चल रही है। ठीक है, वो ऐसा हो सकता है ना, जैसे जीन जो, जैसे मान लो आपकी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए था। ठीक है, तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था जिसकी फॉस्फोरिलेशन होती है तो वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है। लेकिन वो जैसा भी हमने कहा कि ऑन्कोजीन जाके लग गया और उसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फॉस्फोरिलेशन करा दी, तो वो तो कोई सिग्नल ही नहीं आया, तो वो तो चीजें अनकंट्रोल्ड ही होगी ना। नॉर्मली सेल को तब ग्रो करना चाहिए था जब सिग्नल आए, लेकिन वो जो ऑन्कोजीन है जो वायरस से आई, वो जीनोम में जाके इंटीग्रेट हुई, उसने जाके जीन की ट्रांसक्रिप्शन करा दी। वैसे तो सिग्नल आने पे ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। ऐसे देखो, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, एसआरसी, एबीएल, ये रास, रास तो अभी आपने रिसेंटली सिग्नलिंग पढ़ी है, कितनी हमने रास की बात करी है, इंसुलिन वाले सिग्नलिंग में हमने रास की बात की है। ठीक है, अलग अलग टाइप के, चलो उन्होंने बता रखे हैं। ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, जन, फोस एंड एम/सी, ऑल ऑफ देम आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ये ना नाम कई बार आ जाते हैं। एक बार ही जब इनिशियली पेपर में ना, जब तो ये आए हुए थे ऐसे ना, तो उन्होंने शायद ऐसे कुछ गलत पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो जैसे अब सिस का पता होना चाहिए, ये एक फॉर्म है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की। ठीक है, रिसेप्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये एक, जब हम ब्रेस्ट कैंसर पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक होता है ट्रिपल नेगेटिव। तो वो अलग अलग टाइप के ना कैंसर्स भी होते हैं, कि उसमें भी यही होता है कि भैया कि जैसे ग्रोथ फैक्टर जो है, उसके जो रिसेप्टर है मान लो वो है ही नहीं, फिर भी ग्रो करी जा रहा है। तो वो देखना पड़ता है कि हर एक कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है ना, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में भी, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंसर है वो। ठीक है ना, कि वो ट्रिपल नेगेटिव है, ऐसे अलग अलग टाइप के। एक मतलब एक तो शायद एस्ट्रोजन का रिसेप्टर होता है, एक प्रोजेस्टेरोन का होता है, और एक शायद ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वाला होता है, ऐसे ही मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा। ऐसे दो तीन टाइप के रिसेप्टर होते हैं। तो वो रिसेप्टर की, मतलब जैसे मान लो रिसेप्टर्स है ही नहीं, तो उसके फिर भी सेल्स ग्रो करी जा रहे हैं, तो वो सब उसमें देखना होता है। ठीक है, और ये देखना आप चाहे इसके बारे में ट्रिपल नेगेटिव में क्या होता है। ठीक है, तो इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए। अब ये कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिनका काम था ट्यूमर को सप्रेस करना। रेटिनोब्लास्टोमा सबसे कॉमन आपने पढ़ा है, P53 आपने सुना होगा। बाकी चलो ये तीन चार शायद आपने नाम भी सुने हो, DCC, APC, NF1, WT1, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स को ये सप्रेस करते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंसर्स में हमने क्या देखा, P53 में प्रॉब्लम है, जैसे ये लिखा भी है उसमें। तो ये न्यूक्लियर फॉस्फोप्रोटीन दैट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड कोलोन कैंसर। देखो इन्होंने कैंसर लिख दिया है, कैंसर है ये ना। तो अब ये देखो P53 अगर नहीं काम कर रहा, तो ये कैंसर जो है वो इनहिबिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कैंसर्स में हमने देखा है देयर इज म्यूटेशन इन P53। ठीक है, BCL2 जो सप्रेसर है एपोप्टोसिस का। अब मान लो आपके अंदर एक सेल है, ठीक है, अब वो सेल खराब है, हमने तो उसका एपोप्टोसिस कराना है, लेकिन BCL2 उसके अंदर मान लो ज्यादा है, वो एपोप्टोसिस होने नहीं दे रहा। क्योंकि जो चीज आपके अंदर खराब होगी, जिसमें एबनॉर्मल है, आपने तो सेल को मारना ही है ना। लेकिन जिसने सप्रेस करना था, अगर एक तो वो नहीं काम कर पा रहे, तो भी प्रॉब्लम है कि सेल ग्रो हो रहा है। एक दूसरा वो जो एपोप्टोसिस का सप्रेसर है, तो वो एबनॉर्मल सेल का एपोप्टोसिस ही नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसका लेवल उसके अंदर ज्यादा है। नॉर्मली जिस सेल का हमने एपोप्टोसिस कराना है उसके अंदर BCL2 का लेवल ज्यादा थोड़ा होना चाहिए, उसका लेवल कम होना चाहिए। ये इम्यूनो में हमने पढ़ा था कि BCL2 होता है, उसका लेवल कम होना चाहिए। लेकिन इसका लेवल ज्यादा बढ़ेगा तो वो एबनॉर्मल सेल की भी एपोप्टोसिस नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इसने 3 कैटेगरीज लिखी है। एक तो वो कैटेगरी जो प्रोलिफरेशन कराती है, एक वो जो ट्यूमर को सप्रेस कराती हैं, और तीसरी वो जो प्रोग्राम सेल डेथ में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो देखो सारा का सारा जो गेम है वो, जितने भी चाहे कोई भी टाइप का कैंसर होता है, नो डाउट मैंने वही आपको इनिशियली भी बताया, हर एक टाइप का जो कैंसर है उसकी डिफरेंट डिटेल्स हैं। ठीक है, वो हमें पूरा देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक चीज ये भी होती है, हर एक टाइप का जो कैंसर है उसका ऑनसेट भी डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं जब वहां पे गया एक्ट्रैक में, तो वहां पर बेसिकली ना उन्होंने ना प्ले करे,
क्योंकि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड दे हैव देयर हॉस्पिटल आल्सो, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई। तो जैसे उन्होंने ना प्ले के थ्रू ये बताया कि जैसे मान लो कोई पेशेंट आया, ठीक है, तो मान लो पेशेंट को तो चलो कितना वो एजुकेटेड है, कितनी उसको समझ आया या नहीं आया, जैसे मान लो उन्होंने बताया ना कि जो जितना मुझे ध्यान आ रहा है, तो बेसिकली क्या था ना, उसमें कोई वुमेन आई, तो जैसे उसकी फैमिली हिस्ट्री में शायद किसी को यूट्रस में कैंसर था, ठीक है। तो जनरली मान लो वो जो कैंसर होता है, मान लो वो हर एक कैंसर का ऑनसेट है कि वो मान लो 40 साल की एज में जाके होगा। अभी वो आई है मान लो 20-25 साल की एज में, ठीक है। तो अब पता नहीं उसको या तो उसने ध्यान से बात सुनी नहीं या कुछ नहीं, क्योंकि जीन्स हमारे अंदर होती हैं, बट उसका पता हमें उसी एज पे जाके पता लगेगा, क्योंकि हर एक जीन का एक ऑनसेट है, ठीक है ना। इसे हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ऑनसेट ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन। तो उसने पता नहीं क्या, वो उसने यूट्रस रिमूव करा दिया कि जैसे उन्होंने तो, क्योंकि वो भी थोड़ा फीडबैक तो लेते ही रहते होंगे ना, तो उन्हें पता लगा उसने यूट्रस ही रिमूव करा दिया। जबकि वो तो कैंसर, अगर वैसे तो अब मुझे एग्जैक्ट नहीं जाना, मैं वही कह रहा हूँ ना, पता नहीं उसको कितने चांसेस थे, क्योंकि एक चांसेस भी होते हैं कि ये ऐसा जेनेटिक मेकअप है, तो दिस मच चांसेस आर देयर कि आपको ये पर्टिकुलर ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। लेकिन वही बात, उसने ध्यान से बात सुनी नहीं। सो थ्रू प्ले उन्होंने ना बड़े सारे प्ले करे। अब वही ना, जो कुछ मुझे ध्यान है कुछ नहीं ध्यान है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे पेशेंट्स आते थे, सो दे वही ना, कुछ उसमें डॉक्टर्स हैं, कुछ है, पूरा एक जैसे हमें प्ले ऑर्गेनाइज करा था उन्होंने। तो उन्होंने यही चीज दिखाई कि बहुत सारे पेशेंट्स, क्योंकि एक तो या तो जो जिस टाइम पे आया उस टाइम पे बात नहीं सुनी उसने, फिर वो दोबारा आया 2-3 साल बाद, फिर जब तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर तो ट्रीटमेंट देगा ना तभी देगा जब आप उसके पास जाओगे, या आप उसके पास गए, आप एक बार गए, आप थोड़ा डर गए, ये करा लो वो करा लो, और बाद में पता चला कि कोई और प्रॉब्लम होगी। तो क्योंकि वो जो नॉलेज उनके पास है, वो अब ऐसे हमारे पास नहीं आती ना, कि जो चीज उनको समझ आए, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, या बेसिकली वर्ल्ड वाइड उस चीज के ट्रीटमेंट या क्योर के लिए क्या कुछ चल रहा है, तो ऐसी चीज हम जज नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो वो तो डॉक्टर को ही पता है कि भाई, और जो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेसिफिक उसमें, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन वही होता है ना, व्हेन दिस वर्ड कम्स, तो फिर वैसे बंदे का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये तो शब्द ही थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही नेगेटिव वर्ड्स में ही है, क्योंकि नो वन लाइक वांट टू हियर दिस पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। बट चलो, हमें तो क्वेश्चन करना है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की। अब ये देखो, ये मेरे खुद के, ये हमारे खुद के ही जीन्स हैं, ये जितने हमने जीन्स लिखे हैं, दीज आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। बट व्हेन दे आर बिहेविंग और व्हेन दे आर वर्किंग इन अ प्रॉपर वे, दैट इज गुड फॉर अस। बट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, आइदर उनका नंबर बढ़ रहा है, या बेसिकली जहाँ पे उसको फंक्शन करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा, तो दैट विल लीड टू ट्यूमर, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया, इंडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोलिफरेशन। तो इसमें हम जनरली उनकी बात करते हैं जो सेल्स की प्रोलिफरेशन कराते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें बता रहा है सिस, जो एक ग्रोथ फैक्टर है, और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, क्योंकि जब भी हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट ग्रोथ फैक्टर एंड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ठीक है। सेकंड कैटेगरी बेसिकली सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो अभी मैंने आपको बताया, एसआरसी, एबीएल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या क्या बताया आपका कि जो कि रास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिग्नलिंग, ठीक है। एमवाईसी, जन, फोर्स, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे उसने लिख दिया फोर्स, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, तो ये गलत है। तो इसलिए ना ये जीन्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो यू शुड बी एबल टू जज आइदर दे आर ग्रोथ फैक्टर, दे आर कोडिंग फॉर ए ग्रोथ फैक्टर, दे आर कोडिंग फॉर ए ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग, ठीक है। और बेसिकली दे आर कोडिंग फॉर सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो वही लिखा ओवर एक्टिविटी, ठीक है। जब तक तो ये नॉर्मल एक्टिविटी दिखा रहे हैं तब तक सब सही है, बट ओवर एक्टिविटी in of any of these oncogenes may result in unregulated proliferation, ठीक है। दूसरा है इनहिबिशन, ठीक है। इसमें हम किसकी बात करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की, और जो एंटी ऑन्कोजीन्स हैं, ठीक है। तो जो तो एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जैसे रेटिनोब्लास्टोमा है, ये एक चाइल्डहुड कैंसर होता है, आई ट्यूमर होता है, ठीक है। तो वही होता है, इसमें रेटिनोब्लास्टोमा वाली जो एलील है उसमें म्यूटेशन है, ये रेटिनोब्लास्टोमा बन नहीं पा रहा, और उस कारण ये हो गया, ठीक है। क्योंकि
इसमें उन जीन्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन को स्टॉप करना था। बट इफ दोज प्रोटीन्स आर नॉट फंक्शनल, फिर क्या होगा, फिर भी आपका वही प्रॉब्लम है। अभी P53 की बात करी तो ये बहुत सारे मतलब ह्यूमन कैंसर्स में, ठीक है, P53 की हम बात करते हैं, ये एक न्यूक्लियर फॉस्फोप्रोटीन बनाता है। Over 90% of the small cell lung cancers and over 50% of the breast and colon cancers, they have been shown to be associated with mutation in P53। ठीक है, मतलब बहुत सारे कैंसर्स में ये देखा गया है कि P53, क्योंकि इन्हीं दो की हम ज्यादा बात करते हैं, हम जब सेल साइकिल की बात करते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट P53 एंड बेसिकली रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, क्योंकि देखो भैया, आप सेल साइकिल पढ़ते हो तो उसमें भी यही सब चीजों की बात हम करते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि वैसे तो इनका काम यही होता है, सेल का डीएनए खराब है तो उसको हमने अरेस्ट कराना है, हमें उसको डिवाइड नहीं कराना है। बट अगर यही काम नहीं कर रहे तो दैट विल लीड टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, और तीसरी जो हमने बात करी, प्रोग्राम सेल डेथ, जैसे BCL2, ये एक एंटी एपोप्टोटिक जीन है। ठीक है, और ये ऑन्कोजीन हमने सबसे पहले कहां से डिस्कवर करी थी, बी सेल फॉलिकुलर लिम्फोमा। ठीक है, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन योर इम्यूनोलॉजी ऑल्सो। BCL2 जो होता है वो, जैसे जिस सेल का आपने सर्वाइवल कराना है, कि जिस सेल का आपने एपोप्टोसिस नहीं कराना, उसमें BCL2 ज्यादा होता है। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ बी सेल एंड टी सेल। ठीक है, जैसे इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक वो सेल होता है नेव, जिसने अभी एंटीजन को एनकाउंटर नहीं करा है। ठीक है ना, तो उसका एपोप्टोसिस हमने कराना ही नहीं है। उसका अभी क्यों कराना है, क्योंकि वो तो अभी तो उसने अपना फंक्शन ही नहीं करा, दैट इज नेव सेल। ठीक है, लेकिन दूसरा वो होता है जिसे हम बोल सकते हैं एक्टिवेटेड, या जो डिफरेंशिएट कर चुका है, जिसने अपना काम कर दिया, उसका आपको एपोप्टोसिस कराना है। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरेस्टिंगली जो एप्स्टीन बार वायरस होता है, ये इसके अंदर एक ऐसी जीन होती है जो BCL2 की तरह होती है। जैसे एप्स्टीन बार वायरस गया या उसने अपना जीनोम इंटीग्रेट करा, तो नॉर्मली तो BCL2 जो था नॉर्मल, जो मान लो कैंसर सेल बन गया, ठीक है, अब उसका क्या कराना है, एपोप्टोसिस कराना है। लेकिन एप्स्टीन बार वायरस के जीनोम में ये जो है, अगर ये जाके जीनोम में लग गई BCL2, तो क्या होगा, अब उसका एपोप्टोसिस नहीं होगा, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट बना रही है जो BCL2 जैसा ही है। जैसे मान लो एक अगर हम नॉर्मल बात करें, ये एक ट्यूमर सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर तो BCL2 कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका तो एपोप्टोसिस हमें कराना है। लेकिन वो कह रहा है जैसे एप्स्टीन बार वायरस है, मान लो वो जाके इंटीग्रेट हो गया और वो BCL2 वो बना रहा है, तो फिर क्या होगा कि BCL2 की होने की वजह से ट्यूमर सेल का एपोप्टोसिस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि, तो एक चीज ये भी देखिए कि एप्स्टीन बार वायरस होता है वो कैंसर करता है, क्योंकि एपोप्टोसिस नहीं होगा तो कैंसर ही होगा ना फिर, क्योंकि सेल ग्रो करेगा। और BCL2 के साथ उसकी होमोलॉजी है, एप्स्टीन बार वायरस के अंदर एक ऐसी जीन है जो BCL2 की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने सारी की सारी जो कैंसर एसोसिएटेड जीन्स है उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या दिखा रखा है कि कैसे जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एक तो वही रेट्रोवायरल ट्रांसडक्शन, कि भाई वायरस के जीन आगे लग गए, कुछ म्यूटाजेंस हैं, वायरसेस हो गए, रेडिएशन हो गया, या कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर तो प्रोटोन को जीन वायरस के कारण, मतलब जो वायरस के कारण आ रहे हैं तो वो तो वायरल वाले हैं, लेकिन अगर खुद के ही जीन्स अगर किस में कन्वर्ट हो गए, सेलुलर ऑन्कोजीन्स में। ठीक है, क्योंकि वैसे रेट्रोवायरस नहीं कर सकता कैंसर, नॉर्मली वायरसेस नहीं कर सकते क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में ग्रो करते हैं, बट देयर इज सम ओनली द रेट्रोवायरस, दे कैन कन्वर्ट देयर RNA इनटू DNA and that DNA could be integrated into our genome। ठीक है, फिर वही बता रहा है कि प्रोटोन को जीन्स कौन से हमारे अंदर, जो हमारे अंदर ग्रोथ फैक्टर्स बना रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स बना रहे हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स बना रहे हैं, इंट्रा न्यूक्लियर फैक्टर्स बना रहे हैं, वो जो प्रोग्राम सेल डेथ को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेलुलर ऑन्कोजीन की एक्सप्रेशन में क्या चेंज आया, या तो क्वालिटी ऑल्टर होगी, कि प्रोटीन जो बन रहा था जैसी उसकी क्वालिटी थी पहले, या तो वो चेंज होगी। ठीक है, कि प्रोटीन अब ज्यादा एक्टिव हो गया। दूसरा वो कह रहा है क्वांटिटेटिव ऑल्टरेशन,
कि जो क्वांटिटी थी प्रोटीन की वो अफेक्ट होगी, वो इस कारण होगी या तो जीन एम्प्लीफिकेशन ज्यादा हो रही है कि उसका मतलब जीन का कॉपी नंबर या तो कुछ इंक्रीज हो गया, या बेसिकली एक ट्रांसलोकेशन लिख रहा है। अभी ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल अभी हम लेंगे, बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। और उसके कारण क्वांटिटी की तो जब भी हम बात करें ना, फिर या तो कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। दो चीजों की बात करेंगे, एक होती है क्वालिटी, अर्लियर जो क्वालिटी बन रही थी प्रोटीन की या तो उसमें चेंज हुआ है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी तो मतलब अमाउंट, जैसे वही चीज है ना, जो ग्रोथ फैक्टर है उसकी अमाउंट बढ़ गई, रिसेप्टर की अमाउंट बढ़ गई तो वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन अब जो रेटिनोब्लास्टोमा नहीं बन रहा या P53 नहीं बन रहा तो उनकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। तो एक कैंसर उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है और ये इसी पे क्वेश्चन आ रखा है बर्किट लिम्फोमा पे। अब वही देख रहा ना, देर आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। कई बार क्वेश्चन में आप देखोगे एक स्टेटमेंट कुछ बर्किट लिम्फोमा एक स्पेसिफिक कैंसर पे दे रखी है। सो ये जो है ये बेसिकली आपका एक तो इसमें दिखा रखा है, जो ऊपर वाला है वो है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, ठीक है, ये जो दिखा रखा है। और दूसरा क्या दिखा रखा है, बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। सो जो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया होता है उसमें 9th और 22nd क्रोमोसोम एज यू कैन सी, तो इनके जैसे 22nd क्रोमोसोम का कुछ पार्ट वो 9th क्रोमोसोम पे आके लग गया। और जो दूसरा ये क्रोमोसोम होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ल्यूकेमिक सेल्स विद दिस पेशेंट जिनको क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया होता है, इनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है, फिलाडेल्फिया, which results from a translocation between chromosomes 9 and 22। एंड जो बर्किट लिम्फोमा वाले पेशेंट है उसमें जो ट्रांसलोकेशन है वो 8 और क्रोमोसोम 14 के बीच में है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये आपका CMYC एक जीन है, पहले वो 8th क्रोमोसोम पे है, ठीक है, अब वो कहाँ पे चली गई, 14th पे। और इस पे जो क्या था VH, ये जो भी जीन्स दिखा रखे हैं CH VH, ठीक है। और ये CH तो बेसिकली आपका 14th पे ही है, जो VH है वो 8th पे चला गया। क्योंकि ट्रांसलोकेशन में ये होगा ना कि कुछ पार्ट एक पे चला गया कुछ दूसरे पे चला गया। MYC जो अभी आपने पढ़ा वो क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या था MYC, DNA बाइंडिंग प्रोटीन, तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही होते हैं। ये देखो ना आपने CMYC कहाँ पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये तीनों के तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मलिटीज जो होती हैं वो कह रहा है कि जब हम मेटाफेज स्टेज पे एनालाइज करते हैं तब हमें देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें तो पता ही है कि नॉर्मल एक क्या होता है, जो एक नॉर्मल कैरियोटाइप होता है या एडियोग्राम होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ छोटा बड़ा दिख रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ डिलीट या कहीं ना कहीं से कहीं जाके इंसर्ट हुआ है, ठीक है। जैसे अब ये बता रहा है होता है क्या इसमें, तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल इसने दिया है कि वायरल इंटीग्रेशन। अब ये चलो वायरल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है, इनटू द होस्ट सेल में इन इटसेल्फ सर्व टू कन्वर्ट प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू ट्रांसफॉर्मिंग ऑन्कोजीन। जैसे एक वायरस का एग्जांपल दिया इसने, एवियन ल्यूकोसिस वायरस, ये एक रैटर वायरस होता है। वैसे इसके अंदर वायरल ऑन्कोजीन्स नहीं है, बट फिर भी इसने बी सेल से लिम्फोमा बना दिया। अभी तक तो हम क्या बात करते आए हैं, या तो वायरस ऑन्कोजीन लेके आ रहा है, ठीक है, या दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि सेल के अंदर ही प्रोटो ऑन्कोजीन है। अब वो ये क्या कर रहा है कि इस वायरस के पास ऑन्कोजीन तो नहीं है फिर भी ये कैंसर कर रहा है। तो वो देखो इसने क्या बताया है, this particular ratter virus has been shown to integrate within the CMYC। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो जीन बना रही है वहां पे जाके लगा है। इसने क्या करा, इसने कहा कि ना जो CMYC जीन होती है उसमें ना 3 एक्सोन होते हैं, 1 जिसका कोई ऐसा अननोन फंक्शन है, 2 और 3 MYC प्रोटीन बनाते हैं। वो कहता है अगर 1 और 2 के बीच में AVL का जीनोम लग जाए तो उससे बता रहा है क्या हो रहा है, अलाउ द प्रो वायरस प्रोमोटर टू इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन। कि इसने ये ऐसी जगह पे जाके लगा जैसे हुआ था ना, प्रमोटर की एक्टिविटी इसने बढ़ा दी। इसके पास ऑन्कोजीन थी नहीं, MYC नॉर्मली एक्सप्रेस कर रही थी, ये जाके ऐसी जगह पे जाके लगा, जैसे इसने बताया कि 1 और 2 के बीच में जाके लगा, जिससे उसने ये जो CMYC को बनाने वाली जीन थी इसकी ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर दिया।
और उससे CM/C ज्यादा बना। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ज्यादा बना तो वही चीज होगी कि ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। नॉर्मली सिग्नलिंग कहाँ से आनी चाहिए थी? सेल के बाहर से। जैसे जैसे भी चलो M/C की रेगुलेशन होती है कि बाहर से सिग्नल आना चाहिए था और सेल को अकॉर्डिंगली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाना था। अब ये वायरस जाके लग गया और इसने खुद ही ट्रांसक्रिप्शन करानी स्टार्ट कर दी, सिग्नल तो आया नहीं कोई बाहर से। तो जो सेल का कंट्रोल ग्रोथ मैकेनिज्म था वो आपका बेसिकली क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा इसमें आपने, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो बर्किन लिम्फोमा बेसिकली आपका क्या होता है। ठीक है,